हमारा झंडा इसलिए नहीं फहराता कि हवा चल रही होती है, ये हर उस जवान की आखिरी सांस से फहराता है जो इसकी रक्षा में अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देता है। जी हाँ, जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपका कैडेट्स फॉर डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना दोस्त जितेंद्र शर्मा और आज हमारे मेहमान हैं, जी हाँ, बहुत ही खास, बहुत ही अनोखे, आप सबके लिए कुछ खास लेकर आ रहे हैं इस वीडियो में। आज हमारे साथ है ग्रुप कैप्टन एलके पांडे सर, जो 4 एफएसबी बोर्ड वाराणसी में सर वाइस प्रेसिडेंट नहीं कहूँगा, मैं डिप्टी प्रेसिडेंट कहूँगा कि डिप्टी प्रेसिडेंट के पद पर उन्होंने एफएसबी बोर्ड वाराणसी में एक लंबा समय सर ने दिया और बच्चों को, कई सारे बच्चों को उन्होंने अधिकारी बनाया। और मैं आज सर से जानूंगा बहुत कुछ आपके लिए, जो आपके प्रश्न हमेशा आते रहते हैं सर, एसएसबी को कैसे क्लियर करना है, कौन कौन से टास्क एसएसबी में हमारे लिए चुनौतीपूर्ण रहते हैं, और आपको लगता है कि 75% 85% स्टूडेंट्स स्क्रीनिंग से बाहर हो जाता है, उसका रीज़न क्या होता है, उसका कारण क्या होता है, और बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो लगातार आप हमसे पूछते रहते हैं। आज उसका जवाब देंगे हमारे स्टेज पर बैठे हमारे साथ एक कहा जाए तो गुरुजन, और आपके लिए वो क्षण आने वाला है जिसका आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, अपने प्रश्नों का आप उत्तर चाह रहे थे। और मेरे लिए मेरे आदर्श हैं एलके पांडे सर, मैं हमेशा सर से कुछ ना कुछ सीखता रहता हूं और आज अब बारी आपकी है कुछ सीखने की। स्वागत है आपका एलके पांडे सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। सर बच्चों का पहला प्रश्न है, कहीं ना कहीं तो प्रश्नों का सिलसिला हम थोड़ी देर में स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि आप अपने बारे में कुछ बच्चों को बताएं। ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं बच्चा जो आपसे एसएसबी की क्लास लेता है वो तो आपके बारे में जान चुका होता है, लेकिन ये एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म एक बड़ा प्लेटफॉर्म होता है। तो आप लगभग कितने सालों की सर्विस आपने की इंडियन एयरफोर्स में, कैसे आपका चयन हुआ और ये दौर शुरू कहाँ से हुआ? जितेंद्र सर, पहली बात तो जय हिंद, और मेरे जितने साथीगण मेरे को यूट्यूब पर देख रहे हैं सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोगों ने बता दिया है कि ये सफ़र जो मेरा शुरू हुआ ये लगभग 10 साल की उम्र शुरू हुआ। एक संस्था है, इसका नाम है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC, देहरादून में है, और मेरा वहाँ चयन हुआ था। यूपी से एक सीट होती है उसमें मैं था, और वहाँ मैंने 5 साल की ट्रेनिंग की। और RIMC का एक एम होता है कि वो NDA का एक डोर स्टेप होता है। सर मैं 1 मिनट रोकूंगा आपको। RIMC में आपने क्या वहाँ पूरी 5 साल रह के आपने पूरी पढ़ाई की, वहाँ पे पूरी आपने पढ़ाई की, मतलब आपने RIMC में, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपने फिर 7th 8th 9th 10th 11th 12th आपने वहाँ से कंप्लीट किया? सारी क्लासेज मैंने 12th तक मैंने किया। उस समय हमारा 12th नहीं था, उस पर 9+2 का बोर्ड 11th क्लास का होता था, तो वो हमने वहाँ किया। और उसके बाद हमने NDA UPSC के लिए अपेयर किया और उसमें मेरा सिलेक्शन हुआ। SSB क्वालिफाई किया मैंने वाराणसी बोर्ड से ही, जहाँ मैं डिप्टी प्रेसिडेंट रहा था, वहीं से पास किया। और उसके बाद मैं 3 साल NDA में ट्रेनिंग की, और NDA ट्रेनिंग करने के बाद मैं एयरफोर्स अकेडमी में गया, जहाँ पर एयरफोर्स की ट्रेनिंग की मैं 1.5 साल तक। उसके बाद मैं ऑफिसर बन गया, और लगभग मैंने 15-16 पोस्टिंग्स अपनी 32 साल की सर्विस में की हैं। और फ्लाइंग ब्रांच में था मैं, और AN-32 IL-76 जैसे जहाज़ों में हमने फ्लाइंग किया, और कुछ विदेशों के ट्रिप भी हमें एयरफोर्स की तरफ से दिए गए। करीबन 8-10 कंट्रीज़ भी हम घूमे हैं कर्टसी एयरफोर्स। और इसके पश्चात 1998 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली एक इंटरव्यू ऑफिसर पोस्ट करने की, जो कि DRDO के तहत DIPR में होता है। DIPR है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, तिमारपुर दिल्ली में है। वहाँ मैंने एक कोर्स किया और मेरे को देहरादून में पोस्ट कर दिया गया, तो मैं देहरादून में रहा, सिलेक्शन बोर्ड देहरादून में रहा। और उसके बाद मेरी अगला जो टेन्योर था वो मैसूर बोर्ड में था। ओके, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सबको बच्चों पता होगा कि अभी मेरी उम्र तो ज़्यादा नहीं है, और इस 30 साल की उम्र में जब मैं तैयारी करने निकला था सर, तो इंस्टीट्यूशंस नहीं हुआ करते थे, बहुत लिमिटेड थे, 1-2 लोग था, बहुत जानकारी नहीं थी लोगों के पास। तो आप तो मेरे पिता तुल्य हैं, मेरे से बहुत सीनियर हैं आप, मैं आपका जितना भी इज्जत देना चाहूँ वो कहीं ना कहीं कम है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि RIMC उस जमाने में, उस समय पर आपके दिमाग में कैसे आया कि RIMC मुझे जाना चाहिए, और इतनी कम पोस्ट होने के बावजूद भी आपने एक अच्छी रैंक लेकर आई होगी, तभी आप वहाँ पर पहुँचे होंगे सर। तो ये किसी ने सजेस्ट किया था उस समय, या फिर आपके दिमाग पहले से था कि सेना में जाना है? असल में इसका श्रेय मेरे फादर मदर को जाता है।
मेरे लेट मेरे फादर वो भी आर्मी से रिटायर हुए थे। राइट, ओके सर। और मेरे सबसे बड़े भाई वो फौज में कर्नल से रिटायर हुए थे, इन्फेंट्री में थे कर्नल। एंड माय मिडिल ब्रदर, जो नेक्स्ट ब्रदर है, वो लेफ्टिनेंट जनरल की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। तो हमारी पूरी जो फैमिली है फौज की थी। और मेरे जो बीच वाले भाई वो सैनिक स्कूल घोड़ाकाल में पढ़ रहे थे। और उनको मैं देखता था, मेरे अंदर मोटिवेशन जाता मैं भी जाऊँगा, मैं भी करूँगा ऐसा। लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हुआ, सैनिक स्कूल घोड़ाकाल में मैं ओवर एज हो गया। तो मेरे पिताजी ने मुझको सांत्वना दी, उन्होंने कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए भगवान ने कुछ और अच्छा रखा होगा। तो सैनिक स्कूल तो हर स्टेट में एक है, आरएमसी पूरे इंडिया में एक है, और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया और इस तरह से मोटिवेट हुआ। पूरी इंटायर फैमिली, मैं आपको बताना चाहूँगी सर की पूरी इंटायर फैमिली डिफेंस में रही और सबने देश सेवा की। तो इस बीच में पिताजी ने ये नहीं कहा आपसे कि यार हम सब तो सेना में हैं, सब तो डिफेंस में हैं, बड़े बड़े पद से कहीं ना कहीं सब रिटायरमेंट लिए, तू ऐसा कर, तो तू एक काम कर कि तू डॉक्टर बन जा, या फिर उन्होंने ये सजेस्ट नहीं किया तो इंजीनियर बन जा, या फिर आपके पास ये फ्रीडम था कि मैं जहाँ जाना चाहूँगा, मुझे घर परिवार से किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं। उस समय कहीं ना कहीं सैलरी भी कम हुआ करती थी, तो ये डर नहीं लगता था सर कि डिफेंस में तो सभी लोग हैं, तो मेरे को कुछ हो जाएगा। पिताजी को देखते हुए मैं पला बड़ा, हालांकि डर वो लगता था, लेकिन माताजी और पिताजी के बीच में जो दूरियां बनती थी, मेरे और पिताजी के प्रेम में जो दूरियां बनती थी, वो ऐसा नहीं लगता था कि यार मेरे बच्चों के साथ भी आने वाले समय में ऐसा होगा और मैं जब सेना में जाऊंगा तो कुछ ऐसा फील आता था सर? कभी नहीं। देखिए, जैसे मैं उस वक्त जो वो 9-10 साल की थी, तो डिसीजन मेकिंग केबिलिटी शायद इतनी नहीं थी, तो जो माँ बाप कह रहे वही करते थे हम। और मेरे पिताजी, जब मेरे 2 भाई हमारे चले गए बाहर, उस वक्त मेरे जो सबसे बड़े भैया थे वो आर्मी में कैप्टन थे, और बीच वाले भैया सैनिक स्कूल घोड़ाकाल पढ़ रहे थे। तो मेरी मदर ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उन्होंने कहा मेरे पापा को, मैं 2 बच्चे भेज दिए आपने, तीसरे को नहीं जाने दूँगी, कोई तो मेरे पास रहे कम से कम जो कि मेरी देखभाल कर सके। तो जिस माहौल में मैं था, मैं एक प्रतापगढ़ एक जगह है जहाँ से, वहाँ मैं पैदाइश मेरी वहाँ है, और उसके नज़दीक एक गांव है पूरे भैया, वहाँ पर हम रहेंगे। तो उस माहौल से मेरे पिताजी ने माँ को समझाया कि देखो ये बच्चा यहाँ क्या कर लेगा, क्या इसके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर ये फौज में जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, ठीक है, बाद में देखा जाएगा, अगर इसका नहीं मन करता वापस ले आएंगे इसको, नहीं अभी तो कोई जाने दो। मेरी माँ बहुत रोई, लेकिन पिताजी थे, उन्होंने फौजी थे, उन्होंने पुट डाउन कर दिया, अल्टीमेटली मैंने ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद जब एक पिक्चर थी हिंदुस्तानी कसम, पुरानी पिक्चर, देखा था सर मैंने, राजकुमार की पिक्चर थी, उस पिक्चर को मैंने अपने आरएमसी के ट्रेनर के दौरान वो स्कूल से भाग करके हम लोग वो पिक्चर देखी थी, और उस पिक्चर से मेरा मोटिवेशन एयरफोर्स के लिए हो गया। हालांकि प्लान हमारा पिताजी का ये था, सबसे बड़े भाई आर्मी में थे, हमारे बीच वाले भाई को नेवी में जाना था और मुझको एयरफोर्स जाना था। तो उनका ये सपना था कि मेरे 3 बेटे तीनों एक सेनाओं में रहेंगे, लेकिन बीच वाले भाई ने धोखा दे दिया और वो चले गए, आर्मी में चले गए। अब कहते हैं ना कि आप वहीं जा सकते हैं जहां किस्मत आपको ले जाना चाहती है, और कहीं ना कहीं सेवा तो देश की करनी है, और इस तिरंगे के स्थान के लिए हमको कहीं ना कहीं भारतीय नौसेना हो, भारतीय थल सेना हो या भारतीय जल सेना हो, तो रहना तो इसी देश में है और करना इसी देश के लिए, सेवा तिरंगे की करनी, भारत माँ की करनी है। और जब डिसीजन ऊपर वाले ने ले लिया है तो फिर नेवी क्या और आर्मी क्या और एयरफोर्स क्या, तो ये तो सेट हो चुका था। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि प्रतापगढ़ जो जिला है वो इलाहाबाद से सटा हुआ जिला है, महज 60 किलोमीटर की दूरी पर ये जिला, जहाँ से एक छोटे से गांव से कुछ ऐसे लाल निकलते हैं जिन्होंने प्रतापगढ़ के उस गांव को, प्रतापगढ़ के उस जिले को जिसका नाम प्रतापगढ़ है, उसको एक अभिमान से, एक गौरव से, उसका सर उस फक्र से ऊंचा कर दिया। जी हाँ, मैं बात एल के पांडे सर की ही कर रहा हूँ और तीनों भाइयों की कर रहा हूँ जिन्होंने इस देश के लिए अपने लगभग 33 साल की सर्विस गुजारी। पिताजी ने बहुत कुछ खोया, माताजी ने, जैसा सर ने बताया कि माताजी ने बहुत स्ट्रगल किया और इवन उनको लगा कि मेरा एक बच्चा तो मेरे साथ होना चाहिए। लेकिन कहते हैं ना कि जब इच्छा होनी चाहिए, कि जब हम ठान लेते हैं कि हमें ये करना ही करना है, तो फिर उसमें किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं की जा सकती, और जब ठान लेते हैं तो कुछ भी हो सकता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि साइंस कहता है कि 9 डेसिबल के दर्द के बाद इंसान की मृत्यु हो जाती है, लेकिन माँ एक बेटे को जब जन्म देती है तो 12 डेसिबल का दर्द सहती है, लेकिन साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं।
कि ये कैसे। तो एक माँ का और एक बेटे का जो प्रेम है वो तो अनोखा होता ही है। अपने दिल पर पत्थर रखती तब अपने कलेजे के टुकड़े को, कहते हैं ना, कलेजे के टुकड़े को घर से बाहर निकालती। तो वो सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ कि आप पर क्या बीती रही होगी या माता जी पर क्या बीती रही होगी। तो सर प्रतापगढ़ से निकले और फिर RIMC का सफ़र तय किया। RIMC में आपको क्या चीज़ें कुछ नया सीखने को मिला, वहाँ पर क्या डिसिप्लिन रहा, क्या स्ट्रेटजी रही आपको सेना में जाने की, या फिर उन्होंने बहुत कुछ आपको ट्रेंड करके ही वहाँ छोड़ा, क्या था वहाँ का सफर? सर जब मैंने RIMC ज्वाइन किया तो वो 10 साल के लगभग थी, और मेरे पिताजी ने आर्मी छोड़ने के बाद उन्होंने एक बिज़नेस शुरू कर दिया था। तो उनके पास, और नया बिज़नेस था, उनके पास वक्त नहीं था। तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारा कॉल लेटर आ गया है, अब तुम जाओ देहरादून। तो 10 साल का लड़का, मुझे एक बक्सा बनाया गया, मेरे कपड़े बनाए गए, और अकेला मैं जनता एक्सप्रेस चलती थी वाराणसी से देहरादून, उससे मुझे उन्होंने बिठाया और मैं अकेले पहुंच गया। अकेले छोड़ दिया उन्होंने, मतलब गए भी नहीं लेके? नहीं, वो सी ऑफ में नहीं गया। तो वहाँ मेरी मदर मुझे सी ऑफ में आई थी, और जब मैं देहरादून पहुंचा तो मुझे काफ़ी इंस्ट्रक्शन दे रखी थी कि देखो वहाँ कैसे कॉन्फिडेंटली खड़े होना है। ऑटो वाला आएगा, उसको देखो उसकी आंखों में और उसको बोलो, दिखाओ कि तुम नए नहीं हो, बहुत पहले भी आ चुके हो। खैर ये सब बातें कर पहुंचा वहाँ कमांडेंट ऑफिस में, और वहाँ मैंने खुद रिपोर्ट किया, और वो काफ़ी हैरान हो गए थे कि आप अकेले आए हो। मैंने कहा सर पिताजी के पास नहीं हो पाया। तो इस तरह से मैंने ज्वाइन किया, और मैं चूँकि गाँव के बैकग्राउंड से था, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी बिल्कुल। अंग्रेजी बड़ी बहुत वीक थी, क्योंकि मेरी अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, उनका पूरा लैंग्वेज था, वो माहौल वहाँ ऐसा था। तो और वहाँ जितने बाकी मेरे क्लासमेट थे, करीबन 17 क्लासमेट थे, वो सब बड़े बड़े परिवारों से, कॉन्वेंट स्कूल से आए थे, और फराटे वाले इंग्लिश बोलते थे, कांटा चम्मच से खाते थे। और ये तो मैं देख के दंग रह जाऊँ, और मुझे चढ़ा देते, ये देखो कहाँ से आ गया, यूपी का भैया कहाँ से आ गया। और तो मैं रात को जब सोऊँ तो मैं आंसू निकले, तकिया मेरी गीली हो जाए रोज। छोटा सा बच्चा उस घर से निकल कर एक अजीब सी जगह में जाके बैठ गया, जहाँ एक राजशाही टाइप का सब कुछ सेटल था। यार कैसे होगा, एक डर तो लगता रहा होगा फिर। तो उसके बाद, लेकिन चूंकि अगर अभी कुछ हमारी नस काट के देखे तो फौजी खून बह रहा है इसमें, ठान ही लिया गया है, तो फिर क्या कर सकते हैं। तो वो डिटर्मिनेशन था और जज्बा था। मैंने कहा कि मैं 1 महीने के अंदर अपने पिताजी को अंग्रेजी में चिट्ठी लिखूंगा, और उन दिनों इनलाइन लेटर हुआ करते थे। इनलाइन लेटर में मैंने 1 महीने के बाद बढ़िया इंग्लिश में लिखा हुआ चिट्ठी, और मेरे आज चिट्ठी पिताजी रखी हुई मेरे घर में है। वो बड़े खुश हुए उसको देख करके, मेरा बेटा कम से कम इस स्टेज पे आ गया जहाँ वो कम से कम दूसरे लोगों को बातचीत कर रहा है। और वो सफ़र जारी हुआ सर, और वहाँ से फिर दे वाज नॉट लुकिंग बैक, बिकॉज जो ट्रेनिंग RIMC की होती है इट्स बेस्ड ऑन NDA, मतलब आपके हर चीज़ NDA की तरह से ही ट्रेन किया जाता है आपको, और 99% सक्सेस होता है, रेट है वो NDA का एग्जामिनेशन का। तो थ्रू 5 साल हमें डिसिप्लिन, हमने खाकी वर्दी नहीं, हमने वो ऑलिव ग्रीन वर्दी पहनी जो आर्मी की वर्दी पहनी थी, और हर चीज़ वही की जो फौज में होती है, और उसके बाद NDA ज्वाइन कर लिया। वो सफ़र वहाँ से एक पायदान खत्म हुई, दूसरी पायदान NDA शुरू हो गई। एक अभी आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, आप लोगों को याद होगा। उसमें एक डायलॉग था कि जब एक माँ के हाथ से उस ब्रेड का टुकड़ा गिर जाता है रोड पे, और उसको निकलने नहीं दिया जाता, और वो डरती रहती है कि उस ब्रेड के टुकड़े को उठाएं तो लोग क्या कहेंगे। तो जब हीरो गाड़ी से उतरता है और उस गाड़ी साइड में लगाता है, और सारे पूरे ट्रैफिक में जाम लग जाता है, और उस ब्रेड के टुकड़े को उठाकर जब वो अपने उस माँ को देता है, तो उसमें एक बड़ी प्यारी सी चीज़ कहता है वो बंदा कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर माँ होती है, और माँ जो ठान लेती है फिर वो कर देती है और हो जाता है। तो इस दुनिया में अगर सबसे ताकतवर कोई इंसान है तो वो माँ है, और सच में माँ ही है। और माँ ने कर दिखाया, और कहीं ना कहीं छोटे से बच्चे को प्रतापगढ़ जैसे ज़िले से उठाया, और उस KGF मूवी का जो रहा सिलसिला कहीं ना कहीं सर से मिलता है तो बड़ा अच्छा लगता है, कोरिलेट करता है कि वो माँ की ममता ने सर को इतना सिखाया, इतना ट्रेंड किया कि बेटा डरना नहीं है, लोग ऐसे मिलेंगे। और सर के अंदर वो जज्बा देख के देश प्रेम के लिए मैं सल्यूट करता हूँ सर आपको कि आप बहुत मेहनत आपने किया, और 1 महीने में उन राजशाही परिवारों की तरह आप भी खड़े होकर वहाँ पर आपने अपने आप को साबित किया, और अंग्रेजी में वो चिट्ठी लिखकर अपने पिताजी को भी भेजा। तो उन्हें भी बड़ा गौरवान्वित फील हुआ होगा कि हाँ LK तू कुछ कर सकता है, पूरा भरोसा है, कर सकता है। तो ये सफ़र आपका RIMC में रहा, उसके बाद फिर आपने भारतीय वायुसेना ज्वाइन की। भारतीय वायुसेना ज्वाइन करने के बाद आपकी इंग्लिश RIMC से ही अच्छी हो चुकी थी,
एसएसबी में जाने का एक जज्बा आपके अंदर पहले से तैयार था कि क्या बोलना है वो तो उन लोगों ने सिखाया होगा, आपको ट्रेन किया होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था उस समय सर का। और कहीं ना कहीं वर्दी तो छोटे से बच्चे के तन में पहले से ही सज चुकी थी, और जब वर्दी छोटे से बच्चे के तन में पहले से सज चुकी थी तो ये सफ़र कैसे अधूरा रह सकता था। फाइनली वो एयरप्लेन, वो जो सोचते हैं आप ना कि जेट प्लेन उड़ानी है, वो जो सपना था सर का, सर ने उसको पूरा किया और एक कहा जाए ना कि तर्राटेदार एंट्री की, और उस एंट्री में सर ने प्रतापगढ़ जिले का नाम रोशन किया और अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। बहुत सारे प्रश्न आपके सामने, आपके सारे प्रश्नों का जवाब हम देंगे। और भी कोई प्रश्न अगर आपका रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और भी कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 9415402422 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए और हम आपकी क्वेरी लेकर आएंगे एल के पांडे सर के साथ। नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर बने रहेंगे बेटा कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन की बटन को दबाएं जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं। और फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, थैंक यू सर।